नमस्कार जी, वेलकम बैक IIT अकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, MS मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 बाइनोमियल थ्योरम का। तो द्विपद प्रमेय की बात करते हैं। लेक्चर नंबर 1 द्विपद प्रमेय। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बाइनोमियल थ्योरम। ओके, आइए जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों, हमने 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ रखा है a प्लस बी की पावर n की जगह अगर 1 होता है तो हमें पता है a प्लस बी होता है। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर होता है तो हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस प्रकार से दोस्तों हमने छोटी क्लासों के अंदर ये चीज़ें पढ़ चुके हैं हम। और अब हम करने वाले हैं हायर पावर के बारे में। जो n की वैल्यू है, जैसे अगर आपको 99 पूछ ले, 297 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले ना, a प्लस बी की पावर 1000 पूछ ले, a प्लस बी की पावर 102 पूछ ले, कितनी भी पावर आपको पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हो। सबसे पहले जानते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारे जो a प्लस बी की पावर n का पता था। ठीक है, स्टार्टिंग में इसने जो बी पास्कल आया उसने बताया हमें कि कैसे इसको सोल्व करना है। तो वैसे तो ये जो है हम ज़्यादा पावर के लिए काम में नहीं ले सकते, बट फिर भी हम इसको देखेंगे। स्टार्टिंग में जो फ्रांस का था ये वैज्ञानिक, जो मैथमेटिशियन था, ये था बी पास्कल, इसका नाम था बी पास्कल। ओके, बी पास्कल ने हमें क्या बताया कि हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई भी हमारे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का हम कैसे पास्कल त्रिभुज गुणांक से निकाल सकते हैं वैल्यू उसकी, है ना। तो स्टार्टिंग में हमें लिख लेते हैं पास्कल त्रिभुज नियम। पास्कल त्रिभुज नियम। पास्कल त्रिभुज नियम से आपको क्या बताना होता है कि जैसे हम लिखते हैं a प्लस बी की पावर 1, तो इसका a प्लस बी की पावर 0 का आपको पता है 1 होता है। a प्लस बी की पावर 1 का a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद में a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, उसके बाद में a प्लस बी की पावर 4 क्या होता है। ये वैल्यू हमें निकालने के लिए a प्लस बी की पावर 5 क्या होता है, a प्लस बी की पावर 6 क्या होता है। इस प्रकार की वैल्यू निकालने के लिए हम पास्कल त्रिभुज नियम का यूज लेते हैं। इससे हमें पास्कल त्रिभुज का गुणांक हमें पता चलता है। आइए जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि हम कैसे इसका हायर पावर निकाल सकते हैं। वैसे ये जो है ज़्यादा हायर पावर के लिए सफिशिएंट नहीं है, अच्छे तरीके से हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हमें चाहिए कि सबसे कम टाइम में हम इसकी वैल्यू निकाल पाएँ। आइए जानते हैं इसके बारे में। और लगभग n इक्वल टू 7 तक हम आसानी से निकाल सकते हैं। अधिकतर मोस्टली स्टूडेंट के 5 तक याद रहता है कि डायरेक्ट उसका 5 तक उसको याद रहता है। तो देखिए स्टूडेंट, स्टार्टिंग में हमें लिखना होता है 1, उसके बाद में हम एक ट्रायंगल बनाते जाते हैं और इस 1 को लिखने के बाद यहाँ हम लिखते हैं 1 और इसको लिखने के बाद लिखते हैं 1। आपको स्टार्टिंग में ये 3 वैल्यू ध्यान रखनी है। पहला अक्षर क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि a प्लस बी की पावर 0 को डिनोटेड करता है। ओके, फिर 1 1 लिखना है। फिर दोस्तों क्या करना है, 1 और 1 का ऐड करना है और दोनों को ऐड करने के बाद दोनों को जोड़ना है। इसको यहाँ पर लिखना है हमें 2, दोनों को जोड़ना है और यहाँ लिखना है 2। उसके बाद में दोस्तों स्टार्टिंग जो ये जो फर्स्ट लिखा है, इसके बाद में यहाँ से स्टार्टिंग और एंडिंग जो पॉइंट होता है वो हमेशा 1 1 लिखना होता है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या लिखना आता है, 1 1 लिखना होता है। ओके, तो देखो दोस्तों, फिर ये 2 लिख दिया तो यहाँ पर क्या लिखूँ, मैंने आपको बोला है 1 1 लिखना होता है, 1 1 लिख दिया। ओके, फिर 2 और 1 को जोड़ना है तो दोस्तों यहाँ पर होगा 3 और ये 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। यहाँ लिखना है मुझे, लास्ट में क्या लिखना है, 1 1 लिखना है। इस प्रकार के दोस्तों हम देख रहे हैं कि इसका जो लास्ट जो टर्म होता है वो क्या होता है, सिंगल 1 1 होता है। लास्ट का जो टर्म होता है सिंगल 1 1 होता है और बीच वाली जो भी वैल्यू होती है उन दोनों को जोड़ के लिखना होता है। जैसे जैसे देखो 1 और 3 की वैल्यू जोड़ के यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 4। 3 और 3 की वैल्यू 6 और 3 और 1 की वैल्यू कितनी होती है, 4। इस प्रकार से ये आता है 1, लास्ट में क्या लिखना होता है, हमें 1 लिखना होता है। इसको लिखने के बाद दोस्तों 4 और 1 5, यहाँ आएगा 10, फिर आएगा 10, फिर क्या आएगा दोस्तों 5, फिर लास्ट में लिखना होता है 1। इस प्रकार से लिखने के बाद अब ये 5 तक वैल्यू हो गई।
उसके बाद में दोस्तों लिखना है 6 का, तो 6 ये हो जाएगा 15, ये होगा 20, ये होगा 15, ये होगा 6। उसके बाद में दोस्तों सिंगल 1 1। 7 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, ये होगा दोस्तों 7, यहाँ से होगा 21, 21, यहाँ से होगा 35, ये होगा 35, ये होगा दोस्तों 21, और ये होगा दोस्तों 7, और यहाँ लिखना है लास्ट में 1 1। ओके, इस बात का आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये क्या होता है, n इक्वल टू 0 के लिए होता है। ओके, n इक्वल टू 0 के लिए, ये n इक्वल टू 1 के लिए, ये n इक्वल टू 2 के लिए, ये n इक्वल टू 3 के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब 3 आ रहा है तो n इक्वल टू 3 के लिए, ये n इक्वल टू 4 के लिए, उसी प्रकार से ये n इक्वल टू 5 के लिए। ओके, ये n इक्वल टू 6 के लिए, n इक्वल टू 7 के लिए ये दोस्तों होता है, आपको पता होना चाहिए। और एक बात और है, इसको करने के बाद हम क्या देखते हैं, मान लीजिए मुझे क्या लिखना है, a प्लस बी की पावर मुझे 4 लिखना है। a प्लस बी की पावर क्या लिखना है, मुझे 4 लिखना है। इसको दोस्तों कैसे लिखूंगा मैं, a प्लस बी की पावर 4, मैंने आपको बताया n इक्वल टू 4 के लिए यहाँ पर 4 आएगा, मतलब ये वाली लाइन मुझे लिखनी है। ओके, ये a प्लस बी की पावर 0, ये a प्लस बी की पावर 1, ये a प्लस बी की पावर 2, a प्लस बी की पावर 3, a प्लस बी की पावर 4। ओके दोस्तों, तो यहाँ से अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ से लिखना है मुझे तो क्या होगा, n c0 a की पावर n c0 a की पावर 4 प्लस nc1 a की पावर 4 माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर 4 माइनस 2 b की पावर 2 प्लस nc3 a की पावर 4 माइनस 3 b क्यूब प्लस nc4 a की पावर 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों, ये होगा b की पावर 4। इस प्रकार से आपको लिखना होता है। अब दोस्तों मैंने आपको अभी क्या बताया है कि ये जो कोफिशिएंट होते हैं, यहाँ से आपको एक बात समझनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बातें हमारे लिए, कि nc0 ये हमारा a की पावर 4 का जो गुणांक है, ये nc1 है, ये nc2 है, ये nc3 है, ये nc4 है। दोस्तों हमारी n इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 4 है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखनी है, n इक्वल टू वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ क्या होगा, 4c0 होगा, यहाँ क्या होगा 4c1 होगा, यहाँ क्या होगा 4c2 होगा, यहाँ 4c3 होगा, 4c4 होगा। ओके, यहाँ से दोस्तों हम कोफिशिएंट की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया a प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू है। इसका मतलब दोस्तों nc0 की वैल्यू, nc0 का मतलब क्या है, 404। ओके, 4c0 की वैल्यू कितनी है, 1। उसके बाद में निकालना है मेरे को 4c1, तो 4c1 की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 4 आएगी। कितनी आएगी, 4 आएगी। उसके बाद में 4c2 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 4c2 की वैल्यू कितनी बताई मैंने, 6। और उसके बाद में 4c3 की दोस्तों वैल्यू कितनी है, 4c3 की वैल्यू यहाँ तक हम लिख चुके हैं 1 4 6, फिर क्या आएगा, 4 आएगा। फिर दोस्तों 4c4 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। यहाँ से हम कैसे निकालेंगे कि किसकी वैल्यू क्या होती है, आइए जानते हैं इस चीज़ के बारे में। देखो दोस्तों, अब हमें क्या करना होता है, 4c0 का मतलब आपको पता है, किसी भी चीज़ का nc0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। लेकिन 4c1 का मतलब क्या होता है कि 4 को हमें एक बार लिखना है, यहाँ पर 4 और कितना टाइम तक जाना है, एक टाइम तक जाना। शॉर्टकट तरीका ये 4 एक टाइम तक जाना, 4 तक चले गए, और ये क्या होगा, 1 का फैक्टोरियल। ओके, 1 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये क्या होता है दोस्तों, ये अगर NCR होता है तो फैक्टोरियल n होता है, नीचे क्या होता है, फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल r, फिर क्या दोस्तों, फैक्टोरियल r होता है। ओके, ये फॉर्मूला होता है NCR का, फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r। दोस्तों यहाँ से क्या होगा, 4c, अगर 2 की वैल्यू निकालनी है तो फैक्टोरियल क्या होगा, 4 होगा, फिर 4 माइनस 2 करना है, फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और नीचे फैक्टोरियल 2 है। यहाँ से दोस्तों क्या होगा, फैक्टोरियल 4 होगा, और यहाँ से फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 2 होती है। ओके, यहाँ से वैल्यू आएगी 4321। ओके, 4321, या फिर दोस्तों देखो ऐसे कर ले, ये हो गया 4321, यहाँ से 2 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा।
इस 2 से 2 काटोगे, ओके, तो 2 3 6 हो जाएगा, ओके। 6 वैल्यू ये रही हमारी 6 वैल्यू। या फिर दोस्तों एक और इसका शॉर्ट ट्रिक है, अगर वो ध्यान रहता है तो बहुत अच्छी बात है, वो देखिए आप क्या होता है ना। जैसे मेरे को निकालनी है 4C2 की वैल्यू है ना, तो मैं 4 को कितने बार चलाऊंगा, 2 बार, तो 4 के बाद में कितना आता है, 3 आता है, ओके। 4 को कितने टाइम तक लिखना है, 2 टाइम तक लिखना है, तो 4 × 3 2 टाइम तक मैंने लिख दिया, और 2 जो नीचे लिखा हुआ है उसका मैं कर दूंगा 2.1, ओके। तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 2, और 2 × 3 = 6। उसी प्रकार से दोस्तों एक और अगर मैं निकालता हूँ अभी, जैसे 4C3 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, 4C3 की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो दोस्तों 4C3 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अब हमें निकालनी है 4C3 की वैल्यू। तो मैंने आपको कितने बार बताया, 3 बार चलना है, 4 फिर 3 फिर 2, ओके। यहाँ तक हमने लिख लिया, 4 3 2 लिख लिया। उसके बाद में दोस्तों 3 को क्या कैसे लिखना है, 3 1 2, ओके। 4 को 3 टाइम तक लिखना है रिवर्स टाइम में, तो 4 के बाद में 3 3 के बाद में 2, और 3 का क्या लिखेंगे, 3 का फैक्टोरियल, ओके। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, 3 का फैक्टोरियल लिखना है, 3 2 1, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4C3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4 है। या फिर NCR के हिसाब से आपको लिखना है फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल r, और यहाँ होगा दोस्तों फैक्टोरियल r। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, NC अगर 3 की वैल्यू निकालनी है मेरे को, मेरे को अगर 4C3 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से क्या होगा, फैक्टोरियल 4 होगा, और n माइनस r 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, और यहाँ से क्या होगा दोस्तों फैक्टोरियल 3। यहाँ से क्या होगा, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 3 2 1, ओके। और यहाँ से 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ से कितना होगा 3.1, फैक्टोरियल 3 कितना होता है 3 2 1। तो यहाँ से दोस्तों कैंसिल आउट होने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, 4 को 3 बार लिखना है, 4 3 2, ओके। उसके बाद में 3 फैक्टोरियल हमें लगाना होता है। इस प्रकार से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, ओके। तो 4C3 की अपनी वैल्यू कितनी आई, 4 आई। देखो पिछली बार हमने जब किया था 4 3 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 4 आई थी, ओके। इस प्रकार से हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है। ट्राइंगल में अगर आपको a + b की पावर 7 निकालना है तो a + b की पावर की 7 का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, फिर 7 होगा, फिर 21 होगा, फिर 35 होगा, फिर 35 होगा, फिर 21 होगा, फिर 7 होगा, 1 होगा, ओके। इस प्रकार से हमें कोफिशिएंट निकालना होता है। आइए दोस्तों a + b की पावर 6 हम लिख के देखते हैं, ओके। तो a + b की पावर अगर 6 लिखना होता है तो हमने आपको क्या बताया था पहले कि आपको लिखना होता है 6C0, फिर यहाँ पर क्या आएगा a की पावर 6 और b की पावर 0। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों 6C1, a की पावर 6 माइनस 1, ओके। यहाँ पहले क्या था 6 माइनस, ओके, a की पावर 6, उसके बाद में 6 माइनस 1 करेंगे, यहाँ क्या था 6 माइनस 0 करते हैं, ओके। फिर b की पावर 0, b की पावर 0 यहाँ एक पावर बढ़ाएंगे, उसके बाद में 6C2, इसका मैं आपको जनरल टर्म बताऊंगा, लेकिन अभी हम एक बार देख रहे हैं कैसे हमें लिखना होता है, ओके। तो यहाँ पर 6C1, a की पावर 6 माइनस 1 v1 प्लस 6C2 और a की पावर 6 माइनस 2, उसके बाद में b की पावर 2 प्लस 6C3, a की पावर 6 माइनस 3 और b की पावर 3। उसके बाद में दोस्तों 6C4, a की पावर 6 माइनस 4, b की पावर 4 प्लस 6C5, a की पावर 6 माइनस 5, b की पावर 1, ओके। उसके बाद में दोस्तों 6C6 और यहाँ क्या आएगा a की पावर, और 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, ओके। और b की पावर, सॉरी, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 6, ओके। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों यहाँ से मैंने कोफिशिएंट क्या लिखा था वो देखते हैं। पहले क्या था 1 6 15, उसके बाद में 20, फिर 15, फिर 6 1, ओके। 1 6 15 क्या लिखा था मैंने 1 6 फिर 15 फिर 20 फिर 15 फिर 6 फिर 1, ओके। इस प्रकार से यहाँ से हमारा जो कोफिशिएंट है वो देखते हैं क्या होगा। अब देखो इसका अगर मेरे को डायरेक्ट लिखना हो पास्कल थ्योरम से, पास्कल ट्राइंगल से हम कैसे लिखेंगे, a की पावर 6, उसके बाद में दोस्तों 6C1 का कोफिशिएंट कितना है 6 है, क्योंकि यहाँ पर 6C0 का कोफिशिएंट कितना था 1 था, वो 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ओके। उसके बाद में 6C1 का कोफिशिएंट कितना है दोस्तों 6 है, और a की पावर कितना आएगी 6 माइनस 1 5, तो a की पावर दोस्तों क्या आएगी 5 आएगी, और साथ में क्या आएगा b मल्टीप्लाई में होगा। उसके बाद में 6C2 का कोफिशिएंट कितना है 15 है दोस्तों,
यहाँ से आएगा a की पावर 4 और b की पावर 2, फिर क्या होगा 20 a की पावर 3, 20 a की पावर 3 और b का क्यूब। उसके बाद में दोस्तों लिखा जाएगा 15 a की पावर 2 b की पावर 4 प्लस उसके बाद में 6 a b की पावर 5, उसके बाद में दोस्तों फाइनली b की पावर 6। ओके, तो इस प्रकार से हमने अभी देखा कि 6c1 का कोफिशिएंट हमने लिख दिया था। ये हमने कैसे पता चला, हमने जो ये पास्कल ट्राइंगल लिखा था, जो पास्कल ट्राइंगल था उसकी वजह से मैंने आपको बता दिया कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है। लेकिन जब हम पास्कल ट्राइंगल का यूज करते हैं तो दोस्तों हम ज़्यादा बड़ी वैल्यू का नहीं बता सकते। जैसे आपको पूछ ले जाए कि a प्लस बी की पावर 120 का बताओ, तो हम पास्कल ट्राइंगल की हेल्प से नहीं निकाल सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगेगा। उसके लिए ही ये बाइनोमियल थ्योरम है, उसका कैसे हमें एक्सपेंशन करना है इस लेक्चर के बाद में हम ये जो कर रहे हैं उसके बाद में हम वो चीज़ें सारी सीखेंगे, है ना। तो यहाँ से देखो दोस्तों, मैं आपको अगर वैल्यू निकालनी सिखाऊं 6c5 की, ओके, तो 6c5 की हमें वैल्यू कैसे निकालनी। मैंने आपको कभी बताया था कि अगर आपके पास NCR होता है तो क्या लिखोगे, फैक्टोरियल n और n माइनस आर फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r। यहाँ से दोस्तों n की जगह क्या है अपना 6 है और r की जगह क्या है 5 है। ओके, तो यहाँ से क्या होगा 6 फैक्टोरियल होगा और 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल होगा और क्या होगा दोस्तों 5 फैक्टोरियल। यहाँ से क्या होगा 6 5 4 3 2 1। ओके, फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जाता है 6 5 4 3 2 1। उसके बाद में दोस्तों 5 4 3 2 1। ओके, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाता है। या फिर देखो दोस्तों, इसको लिखने का और तरीका क्या है कि 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल लिखोगे आप और 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 और फैक्टोरियल 5, यहाँ से यहाँ काट दोगे, ये वैल्यू कितनी आती है हमारे लिए 6 आती है। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया था C6 5 को लिखने का तरीका क्या है कि 6 को आप 5 तक लिखें। ओके, जैसे कि हमने अभी सीखा था कि 6c2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 6 को कितनी बार लिखोगे 2 बार लिखोगे, तो 6 फिर 2 बार तक जाना है हमें, एक घटते क्रम में 2 बार तक जाना है, तो 2 बार तक हम चले गए। ओके, उसके बाद में 2 का फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1। ओके, यहाँ से इसको काटेंगे तो इसको क्या आएगा 3 और 3 इंटू 5 15। ओके दोस्तों, 6c2 की वैल्यू हमारी कितनी आई है 15 आई है। तो ये देख लेते हैं क्या सही है क्या। तो 6c2 की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ओके, तो ये रही 15 वैल्यू। इस प्रकार से दोस्तों हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। ओके, आइए इसके बाद हम जानना चाहते हैं करते हैं सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो पास्कल ट्राइंगल है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, पास्कल ट्राइंगल का मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें खास है। स्टार्टिंग जो होता है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम लिखते हैं तो स्टार्टिंग में और एंडिंग में क्या लिखते हैं 1 1 लिखा जाता है। स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या लिखा जाता है दोस्तों 1 1 लिखा जाता है। उसके बाद में दोनों का जो ये बीच वाली संख्या कब आती है, जब दोनों का हम योग करते हैं, जोड़ करते हैं, तब हमारी जो संख्या होती है आती है। उसके बाद में दोस्तों अगर थर्ड की बात करें हम, थर्ड, ओके, तो आइए इसके बारे में हम लिख लेते हैं। तो पास्कल ट्राइंगल में यहां से लिखते हैं पास्कल त्रिभुज में प्रत्येक जो रो होती है या प्रत्येक रो के पास्कल ट्राइंगल के प्रत्येक रो के प्रारंभ में और अंत में एक होता है। ओके दोस्तों, इस बात का हमने देख लिया कि प्रारंभ और अंत में क्या होता है एक होता है। उसके बाद में दोस्तों सेकंड नंबर का जो पॉइंट है, प्रारंभ और अंत में समान दूरी पर, प्रारंभ और अंत में समान दूरी पर स्थित संख्याएं बराबर होती है। ओके, बराबर होती है। उसके बाद में दोस्तों तीसरी जो है प्रॉपर्टी वो क्या है, लिखते हैं कि किसी भी पंक्ति की, किसी भी रो की, रो या रो को बोलते हैं हिंदी में पंक्ति, किसी भी पंक्ति
कि कोई भी संख्या, किसी भी पंक्ति की कोई भी संख्या उससे ऊपर वाली पंक्ति की उन दो संख्याओं को जोड़ने से प्राप्त होती है। ओके, किसी भी संख्याओं को जोड़ने से प्राप्त होती है जो संख्याएं और बाएं स्थित होती है। ओके, इस प्रकार से दोस्तों हमने पास्कल त्रिभुज में देखा। पास्कल त्रिभुज में हमने क्या देखा कि प्रारंभिक और अंत में क्या होता है, एक एक होता है। मैंने आपको बताया वो प्रारंभिक और अंत में क्या होता है दोस्तों, एक एक वैल्यू होती है। उसके बाद में प्रारंभ और अंत में समान दूरी पर संख्याएं बराबर होती है। दोस्तों यहां से देखो, देखो दोस्तों, प्रारंभ में एक एक होता है, ठीक है। उसके बाद में समान दूरी पर संख्याएं क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर हमने फर्स्ट से सेकंड देखा, मतलब जो हमारा स्टार्टिंग से सेकंड टर्म था और अंतिम से दूसरे नंबर का जो टर्म था, दोनों सेम है। यहाँ से देखो दोस्तों, स्टार्टिंग से दूसरा टर्म और एंडिंग से दूसरा टर्म, लास्ट से तीसरा टर्म 15 है और स्टार्टिंग से भी तीसरा टर्म क्या है, 15 है। उसी प्रकार से दोस्तों जो ये इसका अगर सेकंड टर्म देखते हैं तो 7 है, लास्ट से सेकंड क्या है, 7 है, और तीसरा टर्म क्या है, 21 है, लास्ट से तीसरा टर्म क्या है, 21 है। ओके, फिर फोर्थ अगर टर्म देखेंगे तो 35 फिर भी क्या है, और लास्ट से भी क्या है, 35। इस प्रकार से संख्याएं क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आइए जानते हैं कि बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। बायनोमियल एक्सप्रेशन जिसे बोलते हैं द्विपद व्यंजक। द्विपद व्यंजक का मतलब क्या है दोस्तों, दो पद वाला कोई भी व्यंजक हो, दो पद वाला कोई भी बीजीय व्यंजक हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा द्विपद व्यंजक कहलाता है। जैसे दोस्तों क्या होता है, x प्लस ए की पावर n लिख लो, या x प्लस ए लिख लो, या फिर x की स्क्वायर माइनस 9। ओके, इस प्रकार से दो पद वाला कोई भी व्यंजक मान लो। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, दो पद वाला कोई भी बीजीय व्यंजक द्विपद व्यंजक कहलाता है, द्विपद व्यंजक कहलाता है। ओके दोस्तों, दो पद वाला कोई व्यंजक द्विपद व्यंजक कहलाता है। ओके, इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब देखो बायनोमियल थ्योरम क्या यूज में आती है वो लिख लेते हैं, उसके बाद में बायनोमियल थ्योरम का प्रसार देखेंगे। बायनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। ओके, द्विपद प्रमेय। अब द्विपद प्रमेय क्या है, देखो दोस्तों, द्विपद प्रमेय का मतलब क्या है, किसी भी हाइयर पावर हमें जो भी दे रखी है, उस हाइयर पावर का अगर हम एक्सटेंशन कर देते हैं, विस्तार कर देते हैं, तो उसका जो हमें सॉल्यूशन प्राप्त होता है, इस प्रकार से हम बायनोमियल थ्योरम का यूज में लेते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जिस सूत्र के द्वारा जिस सूत्र के द्वारा किसी द्विपद व्यंजक के किसी भी घात का विस्तार या एक्सपेंशन जो करते हैं, किसी भी घात का हम प्रसार कर रहे हैं, उसको a प्लस बी की पावर n के रूप में लिख रहे हैं, n सी 0 a की पावर n प्लस n सी 0 a की पावर n माइनस 1। इस प्रकार से किसी भी जिस सूत्र के द्वारा हमें द्विपद प्रमेय का प्रसार करते हैं उसे क्या बोलते हैं, बायनोमियल थ्योरम हम बोलते हैं। का विस्तार एक श्रेणी के रूप में लिखा जाता है, एक
श्रेणी के रूप में किया जाता है। ओके दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? द्विपद प्रमेय बोलते हैं, बाइनोमियल हम थ्योरम बोलते हैं उसको। उसके बाद में दोस्तों आइए जानते हैं व्यंजक के बारे में। वो क्या होता है? बाइनोमियल जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्विपद गुणांक। क्या बोलते हैं? द्विपद गुणांक। द्विपद गुणांक या फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट। ओके दोस्तों, अब जानते हैं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे x प्लस ए की पावर n हमने लिखा। ओके, जहां पर बाइनोमियल कोफिशिएंट में क्या था? nc0 था, nc1 था। इस प्रकार से जितनी भी घातें थी, जिस प्रकार से जितना भी कोफिशिएंट था उसे क्या बोलते हैं? बाइनोमियल हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ओके, बाइनोमियल थ्योरम का पॉजिटिव इंडेक्स क्या है? धन पूर्णांक घात के लिए। अब देखो नए जो पॉइंट है वो क्या है? धन पूर्णांक, क्योंकि हमने n की वैल्यू क्या ली? पॉजिटिव ली है। धन पूर्णांक घातांक के लिए द्विपद प्रमेय। ओके, धन पूर्णांक घातांक के लिए द्विपद प्रमेय हम यूज में ले रहे हैं और इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स। ओके, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स। अब दोस्तों यहां से क्या होगा? अब मैंने जो आपका अभी प्रसार बताया था ना, हम जो एक्सपेंशन जो कर रहे हैं वो कैसे करते हैं? x प्लस ए की पावर n है। ओके दोस्तों, यहां से क्या होगा? nc0 होगा, फिर x की पावर क्या होगा? x की पावर n होगा, उसके बाद में nc1 होगा और x की पावर। अब देखो दोस्तों, ये n लिखा था पहले हमने, अब क्या कर देंगे? n-1। जो यहाँ लिखा जाएगा वो का वो यहाँ लिख देंगे n-1 करके, और अगली जो वैल्यू होगी वो आएगी a। ओके, उसके बाद में आएगा nc2 x की पावर n-2, फिर a का कर दें स्क्वायर। यहाँ जो लिखा होता है उसका n-2 करते हैं और a की पावर वही पावर लगा देते हैं जो यहाँ पर लिखी जाती है। ओके, उसके बाद में दोस्तों आता है nc3 x की पावर n-3 a की पावर 3। ओके, इस प्रकार से दोस्तों लिखते लिखते हमारे पास जो आरएस टर्म आएगी, यहाँ लिख लेते हैं, जो हमारे पास आरएस जो टर्म आएगी, देखो nc3 x की पावर nc3 x की पावर n-3 और a की पावर 3 प्लस, और यहाँ से दोस्तों क्या आएगा? ncr आएगा x की पावर n-r। मैंने आपको बताया था यहाँ r है तो यहाँ करते हैं n-r। फिर यहाँ से दोस्तों क्या होगा? यहाँ से होगा a की पावर r। फिर दोस्तों ऐसे करते करते जो हमारी फाइनली टर्म जो होगी लास्ट वाली वो होगी ncn और a की पावर n। ओके, तो ये जो कोफिशिएंट है ये क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं। वो बाइनोमियल जो कोफिशिएंट हम बोलते हैं वो तो ये होते हैं, एक होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट में डिफरेंस होता है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। बाइनोमियल कोफिशिएंट तो सिर्फ nc0 nc1 इनको बोलते हैं, और एक होता है कोफिशिएंट। मान लीजिए यहाँ पर आपके अगर पास 2x प्लस a की पावर n होता, तो दोस्तों यहाँ से भी आप जब लिखते हो 2x की पावर n, ओके, तो 2x की पावर n यहाँ से क्या होगा? 2 की पावर n होगा, nc0 होगा। इन टोटल को बोलते हैं कोफिशिएंट। ओके, कोफिशिएंट। और अगर सिर्फ हमारा nc0 लिखा जाता है इसको बोला जाता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसको मैं आपको आगे बताऊंगा किसी भी एग्जांपल में हमारे कैसे काम में लेना होता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा कि बाइनोमियल जो कोफिशिएंट है वो हम कैसे निकालते हैं, ये हमने अभी जाना। ओके, बाइनोमियल जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों, बाइनोमियल कोफिशिएंट के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान में रखना होता है कि x प्लस ए की पावर n इक्वल टू nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n-1 मल्टीप्लाई a प्लस nc2 x की पावर n-2 a2 प्लस nc3 x की पावर n-3 डॉट 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 ncr डॉट 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 ncr x की पावर n-r की पावर a बाई r और प्लस और ncn a की an। ओके, इस प्रकार से दोस्तों हमने जो धन पॉजिटिव घातांक के लिए द्विपद प्रसार या फिर बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स हमने अभी
कर लिया है। ओके, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में दोस्तों ये तो क्या था हमारा। अब देखो, इसको अगर आपको प्रूफ करना पड़े तो इसका जो प्रूफ होता है वो गणितीय आगमन जो सिद्धांत होता है, जैसे n इक्वल टू 1 लेकर करते हैं। अगर दोस्तों आपको इसको प्रूफ करना हो तो पहले तो आप क्या करोगे, x प्लस ए की पावर 1 करोगे। x प्लस ए की पावर 1 अगर आप करोगे तो यहां से होगा आपका x प्लस ए ही आएगा, और x प्लस ए आएगा तो आप इसको कैसे लिखोगे, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ से क्या होना है, nc0 होना है, ये 1 है तो यहाँ से लिखोगे 1c0, और यहाँ लिखोगे 1c1, क्योंकि दो ही टर्म है हमारे लिए तो है ना। फिर x आएगा और यहाँ क्या आएगा, x की पावर 1 माइनस 1, और यहाँ से क्या होगा, a होगा। ओके, तो यहाँ से 1c0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है, और 1c1 का मतलब कितना होता है, 1, और x की पावर कितनी हो जाए, 0, x की पावर 0 होती है 1, तो यहाँ से आएगा 1, इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस ए। ओके, तो गणितीय आगमन सिद्धांत आपको लगाना है। उसके बाद में x प्लस 2 की पावर आप लिखोगे, जैसे कि आपको यहाँ मैं बता देता हूँ कि अब उसके बाद में आपको लिखोगे x प्लस ए की पावर 2। ओके दोस्तों, आपको पता है x प्लस ए की पावर 2 कितना होता है कि x की स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए का स्क्वायर। ओके, यही होता है x की स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए की स्क्वायर, है ना। तो आपको इतना पता है कि हमने अभी लिखा था कि nc0 फिर nc0 और x की पावर हाईएस्ट पावर लिखा जाता है, फिर nc1 x की पावर एक हाईएस्ट जो पावर होती है उससे एक कम करके लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ हमारा n की जगह कितना है, 2 है, 2c0 x की पावर 2, यहाँ जितनी पावर होती है उसकी x की पावर n लिखा जाता है, तो यहाँ पावर आएगी 2। उसके बाद में दोस्तों ये आएगा 2c1 और 1 माइनस 1। ओके, और यहाँ फिर आएगा a, उसके बाद में 2c2 x की पावर 2 माइनस 2 और a की स्क्वायर। ओके, तो दोस्तों कैसे करना होता है, देखो इसका जो प्रसार होता है वो कैसे होता है, nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1, उसके बाद में होता है अगला टर्म b, फिर nc2 x की पावर n माइनस 2 और a स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर 1 होता है तो यहाँ 2 माइनस 1 करते हैं और a की पावर कितनी आती है, 1 आती है। यहाँ अगर 2 होता है तो 2 माइनस 2, ओके, n माइनस 2 क्या होता है, एक स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2c0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और x की स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में 2c2 की वैल्यू 2 होती है और x की पावर 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। ओके, और a की पावर 1 प्लस 2c2 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1। आपको पता है 2c2 की वैल्यू कितनी होती है कि 2 की फैक्टोरियल और 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, 2 का फैक्टोरियल लिख दिया हमने, 2 का फैक्टोरियल नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको पता है 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है ना। 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1/1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इसको निकाला जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, 2c2 x की पावर 2 माइनस 2 a की पावर 2। ओके, यहाँ से होगा a की पावर 2, तो यहाँ से आप लिख सकते हो x की स्क्वायर 2ax प्लस ए स्क्वायर। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया। उसके बाद में हम करेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत। गणितीय आगमन सिद्धांत क्या करता है कि अगर आपने यहाँ पर पहले 2 लिया है, उसके बाद में दोस्तों करते करते 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, करते करते m तक जाएंगे, फिर हम r तक जाते हैं, फिर n तक। इस प्रकार से गणितीय आगमन सिद्धांत ये कहता है कि इस गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको प्रूफ करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।